विशाल स्नानागार में पानी को किस प्रक्रिया का उपयोग करके रोका गया, जो हमारे को बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता पाई जाती थी। ये कुछ जो है वो फियांस का बना एक पात्र है, ये तांबे का दर्पण जो भी मैंने आपको बताया। जय हिंद प्यारे दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आपको पता ही है आपके एग्जाम में 20 नंबर का जो है वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे 12th के प्यारे बच्चों के लिए ये सीरीज शुरू करी है। आइए पढ़ते हैं ईट मन के तथा अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि क्या है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो चैप्टर है मैंने जरूर इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिवाइड करा है, पर आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, पर वो क्वेश्चन मात्र क्वेश्चन ही नहीं होंगे, उन सभी टॉपिक वाइज से मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए जरूरी है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तैयार करेगा, उसके अलावा आपके लिए ये बड़े क्वेश्चन भी तैयार करेगा। बड़े यानी 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। आइए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि भारत में पहली रेल कब चली। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, भारत में पहली रेल कब चली, क्योंकि इससे भी हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। जब भारत में रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो पटरियां बिछाई जाने के दौरान ही खुदाई चल रही थी, क्योंकि उस स्थान को जहां पर रेल की पटरियां बिछाई जाएगी उस स्थान को पक्का किया जा रहा था। जब ये खुदाई चली तो जमीन के नीचे से ईंटें निकलना शुरू हो गई, कई सारी मन के निकलना शुरू हो गए, तो ऐसा इस पर ध्यान गया पहली बार। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि भारत में पहली रेल कब चली। तो भारत में पहली रेल जो चली वो चली थी हमारी कब, 1853 में। अच्छा, और फैक्ट जान लेते हैं कि क्या क्या और कुछ हुआ। तो ये जो ट्रेन चली थी भारत में पहली रेल, इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी, 34 किलोमीटर की दूरी। इसके अलावा कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। ठीक है, हमने पहला फैक्ट जाना कि भारत में पहली रेल जो है वो 1853 में चलाई गई और इसने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय करी। कहां से कहां तक चली, मुंबई से ठाणे चली। ठीक है, आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता इसका पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये इस सभ्यता की जब खोज की गई तो हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले इसे खोजा गया था, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और इसके जो दूसरे नाम है वो क्या है, वैदिक सभ्यता नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले कांसा आप जानते हैं ना क्या होता है, ब्रॉन्ज। एक मिनट, कांसा का सर्वप्रथम प्रयोग इसी के दौरान ही हुआ, इसलिए हम इसे कहते हैं कांस्य युगीन। आदि ऐतिहासिक सभ्यता नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कब हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो सबसे पहले 1922 में नहीं, 1920 में नहीं, 1923 में नहीं, 1921 में। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई, किसने करी, तो इसके लिए 3 व्यक्ति थे। सबसे पहले दयाराम साहनी दूसरे जो व्यक्ति थे वो रखाल दास बैनर्जी, और इन दोनों का जो मतलब जिस टीम में थे उस टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जॉन मार्शल। आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, हम बस एक लाइन याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, रखाल दास बैनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन थे, तो आर.डी. बैनर्जी, रखाल दास बैनर्जी नहीं, जॉन मार्शल नहीं, दयाराम साहनी नहीं, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम ऐसे करके नाम। ठीक है, कनिंघम का भ्रम। सबसे पहले जो मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी वो कनिंघम को ही हुई थी। उन्होंने ही भारत में पुरातत्व का मतलब क्या होता है, पुरातत्व यानी पुरानी
तत्व का मतलब चीजें। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, दयाराम साहनी को दिया जाता है, रखालदास बनर्जी को दिया जाता है, जॉन मार्शल को दिया जाता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी सभी को। अच्छा, मैं बताऊं हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज, तो हड़प्पा की खोज जो हुई वो हुई 1921 में। ठीक है, ऐसे ही इसका एक प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई वो हुई 1922 में। इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? अच्छा, जैसे हम जो है कोई भी काम करते हैं, मान लो फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में आप कैसे पता लग पाएगा कि वो फैक्ट्री है? तो आप क्या देखोगे? वहां पे मशीनें होंगी, वहां औजार होंगे, वहां काम करने वाले लेबर होंगे, जो चीजें वहां पे बनती होगी वो सारी चीजें होगी। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत है ना, हमारे को कैसे हम पता लगा पाते हैं? आपको पता है, देखो इतिहास जो होता है ना, इतिहास कह लो, हिस्ट्री कह लो, है ना, वो जो है वो तथ्यों पर आधारित। तथ्य यानी जो पुराने समय में अवशेष मिले हैं, उन अवशेष को जोड़कर मतलब एक दूसरे का लिंक बनाकर हमने क्या कर दिया है, उसके ऊपर एक कहानी बनाती है, तो उसी को इतिहास कहते हैं ना। आइए, अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की स्रोत, यानी हमारे को किन चीजों से हमारे को पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता नामक एक सभ्यता थी। देखिए, पहला जो है वो सोने के आभूषण मिले हैं। सोने के आभूषण जी मिले हैं। ठीक है, मृदभांड मिले हैं मृदभांड। मोहर मिले हैं, मोहर भी मिले हैं। अच्छा, क्या नहीं मिला? लोहे के औजार नहीं मिले। लोहे का प्रयोग ही हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। तो कब हुआ लोहे का प्रयोग? वो आपको मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में। अभी लोहे का प्रयोग मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो काल था। अच्छा, काल भी जान लेते हैं। इसका काल का मतलब किस समय ये पनपी। तो इसका जो काल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा, मैं ये उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? देखो, सबसे पहले बात, आपने मैथ में नंबर लाइन पढ़ा होगा, वैसे ही हम जो है वो समय को बांटते हैं। देखो, यहाँ जो है वो 0, ठीक है, इसे कहते हैं ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम कहते हैं ईसवी। ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम कहते हैं ईसा पूर्व। और इसे ऐसे लिखा जाता है 1 2 ऐसे करके जो है, कब से? तो 2500 साल यहाँ आए होंगे, यहाँ 1900 साल आए होंगे। हमेशा संख्या इस तरीके से बढ़ती है। तो 2500 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य क्या था? हड़प्पा सभ्यता का काल था। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ औजार हैं जो हमारे को पाए गए। आगे चलते हैं। देखिए, मिलान करें तथा गलत भाग को बताएं। अच्छा, मिलान करें, कौन सा, मतलब हड़प्पा के कई सारे नगर आ जाते हैं, मैप में आ जाता है आपका क्वेश्चन कि कौन सा नगर किस राज्य में था या किस देश में था। आइए पढ़ते हैं। धोलावीरा, तो धोलावीरा गुजरात में था, सही है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में। रोपण हरियाणा में है। रोपण हरियाणा में नहीं है, रोपण जो है वो पंजाब। रोपण पंजाब। हरियाणा में क्या है? कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से मिला है हमारे को जुता हुआ खेत, जिससे हमारे को पता लगता है कि ये मतलब हड़प्पा वासी जो है वो जीवन निर्वाह के लिए खेती भी किया करते थे। आगे चलते हैं। देखिए, मिलान करें तथा गलत भाग को बताएं, दूसरा आ गया। अच्छा, कालीबंगन मैंने आपको अभी बताते हुए आया हूँ, कहाँ पर है कालीबंगन? तो गुजरात में नहीं है, राजस्थान में। आगे चलते हैं। लोथल गुजरात में है। अच्छा, लोथल में क्या पाया गया है? लोथल में पाया गया है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट होता है ना। इनका जो व्यापार था वो विदेशों से भी था, विदेशी में, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ओमान की सभ्यता से भी इनका व्यापार था। तो वो जो है वो क्या करते थे कि समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, उसके लिए बंदरगाह होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ पाया गया? तो लोथल। चोलिस्तान जो है वो पाकिस्तान में ही है, और चनुंदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन का
निर्वाह किस प्रकार किया था। अच्छा, जीवन निर्वाह से आप क्या समझते हैं? देखो, जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीवन निर्वाह। जैसे आज हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति जो है अपना काम कर रहा होता है, काम करता है, वो पैसे कमाता है, उस पैसे से फिर अपना घर चलाता है। घर चलाने का मतलब अनाज खरीदता है, खाना खाता है ना, जो भी उसको मतलब जो भी कार्य करने होते हैं वो किससे करता है, वो उन्हीं पैसों से करता है ना। तो अब हड़प्पा वासी भी तो अपना जीवन निर्वाह है ना, मतलब खाने की तो जरूरत उन्हें भी थी, तो किस तरीके से खाना खाते थे, आइए आप पढ़ते हैं। देखिए, कृषि करते थे जी, करते थे। क्या क्या मिला है, कैसे पता लगता है कि हमारे को कृषि उन्होंने करी होगी? तो उससे मिला है सबसे पहले सफेद चना, ठीक है, गेहूं मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य, और क्या मिला है हमारे को? धान मिला है, धान, मक्का मिला है, बाजरा। तो इन सब चीजों के दाने मिले हैं, जिससे हमारे को पता लगता है कि हड़प्पा वासी जो है वो खेती किया करते थे। अच्छा, पशुपालन करते थे जी, बिल्कुल करते थे। पशुपालन में क्या करते थे, किस किस चीज को मिला है? तो हिरण, हिरण की हड्डियां पाई गई हैं, ठीक है। और क्या पाया गया है? सुअर, सुअर ये पाया गया, सुअर की हड्डियां, है ना। भेड़ पाई गई है, भेड़। तो ये सारी चीजें मिली, इससे हमारे को पता लगता है कि हड़प्पा वासी जो है वो पशुपालन करते थे। भोजन आखेट, भोजन आखेट में क्या करते थे? कंदमूल इकट्ठा करते थे। कंदमूल क्या होती है? जमीन के अंदर जो चीजें उगती हैं उनको हम कंदमूल कहते हैं, तो कंदमूल इकट्ठा करते थे। इसके अलावा जंगलों में पाई जाने वाली जितने भी फूल के वृक्ष या पेड़ फल वाले वृक्ष होते थे, वहां से ये करते थे। यानी इसका मतलब, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्तसगी। उपरोक्तसगी का मतलब कृषि भी, पशुपालन भी और भोजन भी। आगे चलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में मिले हैं? तो बनावली में मिले हैं, नहीं मिले। धोलावीरा में मिले हैं, नहीं मिले। रोपड़ में मिले हैं, नहीं मिले। कहाँ मिले? कालीबंगन। यही क्वेश्चन आपके अभी जो रिसेंटली में प्री बोर्ड हुए हैं, प्री बोर्ड, वहां पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो लगभग सारे ही क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए बता दूं तकनीक। देखो, लकड़ी के हल का उपयोग करते थे, कृषि तकनीकी बता दूं, कृषि प्रौद्योगिकी। देखो, कृषि प्रौद्योगिकी में हड़प्पा वासी जो है वो किन किन चीजों का यूज करते थे? सबसे पहले लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, ठीक है। एक साथ दो तरह की फसलें बोई जाती थी। एक और बता दूं, लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, एक साथ दो जो है वो फसलें बोई जाती थी। इसके अलावा सिंचाई के लिए क्या करते थे? सिंचाई यानी पानी, ठीक है, तो वर्षा पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? वर्षा पर, वर्षा पर निर्भर, ठीक है। इसके अलावा कुएं, कुएं पाए गए हैं और नहर पाई गई है, जिसका पानी जो है वो हौज बनाकर क्या कर लेते थे? खेतों तक उतारते थे। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए कृषि प्रौद्योगिकी में क्या है। अच्छा, ये नहर कहाँ पाई गई है? तो अफगानिस्तान में स्थित सुतोईगोर, सुतोईगई में क्या पाई गई है? हड़प्पाई नहर पाई गई है। ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये जुता हुआ खेत कहाँ पाया गया? जुता हुआ खेत पाया गया कालीबंगन में। आइए चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो नहर मैंने अभी आपको बताया कहाँ मिला है, अफगानिस्तान में स्थित सुतोईगई में। राजस्थान के कालीबंगन में क्या मिला है? तो राजस्थान के कालीबंगन में मिला है हमारे को जुता हुआ खेत। गुजरात के लोथल में बंदरगाह मिला है, और कहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। देखिए, हड़प्पाई नगर कितने भागों में विभाजित थे? हड़प्पाई नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित होते थे। कितने भागों में? दो भागों में। पर इसका एक अपवाद भी था। अपवाद क्या था? अपवाद, अपवाद यानी ऐसा इलाका जहां पर दो नहीं, दो से ज्यादा हो या दो से कम। कौन सा अपवाद था? धोलावीरा, धोलावीरा। ये हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा नगर था जो दो भागों में विभाजित ना होकर कितने भागों में विभाजित था? तीन भागों में। अब ये कौन से दो भाग थे? ठीक है, ये दो भाग कौन से दो भाग थे? ये दो भाग थे निचला शहर, निचला शहर, और दूसरा इसका भाग था दुर्ग। देखिए, जो निचला शहर था वो काफी ज्यादा बड़ा होता था, ये आम जनताओं के लिए होता था, आम
जनता, हड़प्पा सभ्यता की जो आम जनता रहती थी वो निचले शहर में रहती थी। दुर्ग में कौन रहते थे? तो शासकीय वर्ग, शासकीय शासकीय वर्ग यानी राजा महाराजा जो होते थे वो दुर्ग में रहते थे। इसके अलावा निचले शहर में जो है वो बाढ़ वाढ़ जब आ जाती थी तो ये लोग जो है वो अपना बोरी बिस्तर बांध के कहाँ चले जाते थे? दुर्ग में चले जाते थे, क्योंकि दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बना हुआ था। निचला शहर काफी बड़ा था और दुर्ग जो था वो काफी ज्यादा छोटा था। आगे चलते हैं, देखिए ये रहा दुर्ग और ये निचला शहर दिख रहा है ना, काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये जो है वो किसका यूज करते थे? मतलब दुर्ग निचले शहर में जो है आवासीय भवन थे, आवासीय भवन यानी रहने वाले घर, और ये शासकीय वर्ग था। शासकीय वर्ग किसका यूज करता था? दुर्ग का। जब इस इलाके में बाढ़ बाढ़ जैसी समस्या आ जाती थी तो ये लोग जो है वो अपना सामान लेकर कहाँ पहुंच जाते थे? दुर्ग में पहुंच जाते थे। आइए आगे चलते हैं, देखिए मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? दो भागों में विभाजित शहर? नहीं। मृतकों का टीला? जी यस। आधुनिक नगर? नहीं। प्रारंभिक नगर? नहीं। अच्छा, मृतकों का टीला यानी ऐसे मरे हुए लोगों का टीला। क्यों बोलते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्या मिला है? शवदाह। शवदाह, शवदाह यानी शव दफनाने की प्रक्रिया। आज हम देखते हैं कि जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में लोगों को जलाया जाता है, ठीक है, उनको अंतिम संस्कार में, है ना। और मुस्लिम धर्म है तो उसमें लोगों को दफनाया जाता है। तो यहाँ जो है ये मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता थी वो किससे प्रेरित थी? तो वो मिस्र में पिरामिड होते हैं ना जैसे, उस तरीके से, तो इसलिए कहते हैं इसे मृतकों का टीला। आगे चलते हैं, देखिए निचला शहर में गलियां और सड़कें किस पद्धति में अनुसार मतलब अनुसरण करती थी? किस पद्धति में बनाई थी? वैज्ञानिक पद्धति में बनाई गई थी? नहीं। हेलोविड पद्धति में बनाई गई थी? नहीं। ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी? नहीं। सॉरी, ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी और सभी का मतलब नहीं। आगे चलते हैं, क्या होती है ग्रिड पद्धति, जान लेते हैं थोड़ा ग्रिड पद्धति के बारे में। देखिए ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति से मेरा मतलब है कि गलियां व सड़कें, गलियां व सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब क्या हुआ? ये गलियां हो गई और ये सड़कें हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया समकोण पर काटना। इसी पद्धति को हमने नाम दिया था ग्रिड पद्धति। दूसरा क्या था यहाँ पर? देखिए जो नालियां बनाई जाती थी ना, या गलियां जो बनाई जाती थी, तो घरों की एक दीवार गली से सटी होती थी। मतलब घर ऐसे बनाए जाते थे कि उसमें घरों की एक दीवार जो है वो सबसे भारी दीवार जो है वो गली से सटी रहती थी, जिससे होते हुए घर के स्नान घर यानी बाथरूम का पानी जो है वो नालियों में बह जाता था। आगे चलते हैं, तो ये जो है वो हमारा किसके बारे में था? ये था जलाशय के बारे में या नगर नियोजन के बारे में। आगे चलते हैं, निचले शहर में हर घर का एक डैश का बना स्नानघर होता था। तो कैसा? फर्श का बना होता था? नहीं। पक्की ईंटों के या पक्की ईंटों का बना, है ना, पक्की ईंटों के फर्श का बना ऐसे कह सकते हैं हम। संगमरमर का बना? नहीं। मिट्टी का बना? नहीं। ठीक है, और उसका मैंने बता ही दिया आपको कि घर का एक जो है वो मतलब भारी दीवार जो होती थी वो गली से सटी होनी जरूरी थी, जिसके माध्यम से घर के स्नानघर का पानी नालियों में बह जाता था। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको निचले शहर के बारे में और कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। क्या है निचला शहर? ठीक है, पेन बदल देते हैं एक बार। निचला शहर, देखिए क्या फैक्ट है निचले शहर के बारे में। सबसे पहला जो फैक्ट है, हम कह सकते हैं कि छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें? सेकंड कह सकते हैं हम कि भूतल यानी भूमि के तल से लगी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, हर घर में मतलब ज्यादातर घरों में कुएं पाए गए। ठीक है,
और ये जो घर बने हुए थे वो एक कह लो कि क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं एक पार्क कह लो, या फिर कोई भी बीच में ना बीच में जो है वो होता था। उसमें क्या करा जाता था, उसमें कटाई, बुनाई जैसे कार्य किए जाते थे। मतलब वो पार्क जैसे आपने देखा होगा ना, एक पार्क बना दिया, उसके चारों ओर जो है घर बना दिए, तो उस पार्क में जो काम करा जाता था कटाई बुनाई जैसे कार्य करे जाते थे। आगे चलते हैं निचले शहर के बारे में। निचले शहरों में मैंने अभी बताया कि कुएं होते थे, तो निचले शहरों में कुएं की संख्या लगभग लगभग कितनी पाई गई है, तो 600 नहीं, 1000 नहीं, 300 नहीं, 700 कुएं पाए गए हैं। अच्छा, इन कुओं का यूज किसके लिए मतलब कौन करता था, तो राहगीरों के द्वारा इन कुओं के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलते हैं। दुर्ग में पाई जाने वाली मुख्य संरचना कौन सी है, तो दुर्ग दुर्ग का मतलब मैंने बताया ना आपको कि हमारा मतलब हड़प्पा के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। अब ये दो भाग जो थे, एक था निचला शहर और दूसरा था दुर्ग। तो वो दुर्ग जो था उसमें कौन सी संरचनाएं पाई गई थी, तो दुर्ग में पाई गई थी विशाल अन्नागार पाई गई थी। हाँ, इस अन्नागार को हम माल गोदाम भी कहते हैं, माल गोदाम। विशाल स्नानागार पाया गया था, जलाशय है ना, और कोई नहीं नहीं, और दोनों मतलब दोनों चीजें पाई गई थी। कौन सा, ए और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। आगे चलते देखिए, मैं विशाल अन्नागार या माल गोदाम के बारे में बताऊं, ठीक है। तो माल गोदाम जो है वो द्विसंरचनात्मक था। द्विसंरचनात्मक यानी एक मतलब दो फ्लोर होते थे इसका। तो ऊपर का जो फ्लोर था, ऊपर ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा था वो किसका बना था, वो लकड़ी का बना था, अब जब लकड़ी का बना था तो इतने वर्षों में ही नष्ट हो गया ऊपरी हिस्सा, ठीक है। और जो निचला हिस्सा था वो ईंटों का बना था, तो उसके जो है साक्ष्य अभी भी हमारे को ईंटों का बना, तो उसके साक्ष्य हमारे को अभी भी मिलते हैं। अच्छा, विशाल स्नानागार के बारे में बात करें तो विशाल स्नानागार सबसे विशेष था। इसमें जो है वो ये जो है वो एक प्राकृतिक कुंड कह लो या जलाशय था, जिसमें जो है वो सारे व्यक्ति नहाने जैसे कार्य करते थे, कपड़े धोने का कार्य करते थे। आगे चलते हैं। देखिए, विशाल स्नानागार में कौन से भागों पर सीढ़ियां बनाई गई थी, केवल पश्चिम नहीं, पूर्व और पश्चिम नहीं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण दोनों स्थानों पर सीढ़ियां बनाई गई थी जो भूतल तक ले जाती थी। भूतल है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे जलबद्ध किया गया था, तो जिप्सम के लेप से जलबद्ध करा गया था। जलबद्ध यानी वो जलाशय जो बना गया है उसका पानी उस जलाशय से बाहर ना निकले, तो उन ईंटों को जो मतलब जलाशय बनाने के लिए ईंटों का जिनका यूज करा गया था, तो उन ईंटों को किस चीज से चिपकाया गया था, तो जिप्सम के लेप से चिपकाया गया था, जिससे पानी वहां का बाहर ना आए। आइए, विशाल स्नानागार में पानी को किस प्रक्रिया का उपयोग करके रोका गया था, तो मैंने बताया जिप्सम के लेप से रोका गया था। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फ्यांस, ठीक है, बता दिया मैंने। और दूसरी चीज, जैसे ये मान लो ये प्राकृतिक कुंड है, तो इसके उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में क्या थी, सीढ़ियां थी, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ 4 स्नानघर ऐसे होते थे, इधर गलियारे के चारों ओर 4 इधर होते थे, यानी 8 स्नानागार होते थे जो पूर्व और पश्चिम में थे। इस तरीके से ये बनाया गया था। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी चीजें सामाजिक आर्थिक भिन्नता के और ध्यान हमारा प्रकट करती हैं। सामाजिक आर्थिक भिन्नता यानी समाज, वहां पे भी लोग जो है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति से बटे हुए थे। कुछ लोग, कुछ उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, तो उन सारे बारों में हमारे को कौन बताता है, तो समाधान की प्रक्रिया बताती है हमारे को, विलासिता की वस्तुएं बताती हैं, कोई नहीं नहीं, केवल एक, ये भी नहीं, मतलब दोनों है ना, इसलिए एक नहीं। अच्छा, समाधान क्या होता है, शवों को, शव यानी मृत शरीरों को दफनाने की प्रक्रिया, इसको हम समाधान कहते हैं। विलासिता की वस्तुएं कैसे होती थी, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग, मतलब जो उपयोग नहीं, ऐसी वस्तुएं जो काफी ज्यादा
कीमती मानी जाती थी। अब ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो आभूषण, आभूषण कीमती होते थे। और कौन कौन सी थी विलासिता की वस्तु? फियोन्स, फियोन्स जो है वो काफी महंगा माना गया कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। तो फियोन्स से बनी वस्तुएं ये भी काफी ज्यादा अत्यंत महंगी मानी जाती थी। आइए आगे चलते हैं। 1980 में हुए उत्खनन। उत्खनन का मतलब क्या होता है? उत्खनन का मतलब होता है जमीन के अंदर से कुछ चीजें निकालना, खनन करना, माइनिंग जैसे इंग्लिश में कहते हैं। में हड़प्पा के कब्रिस्तान में क्या मिला? तो पुरुष की खोपड़ी मिली, मिली। आभूषण मिले, मिले। जैस्पर के मनके मिले, शंख के 3 छल्ले मिले। यानी सभी चीजें हमारे को मिली थी। अच्छा, अब ये क्या है? देखो मैं बता दूं, सबसे पहले शवाधान की प्रक्रिया बता दूं। शवाधान मैंने अभी आपको बताया क्या होता है शवाधान। शवाधान का मतलब होता है शवाधान, ठीक है। शवाधान का मतलब होता है शवों को दफनाने की प्रक्रिया। अच्छा ये क्या है? देखिए इसमें सामाजिक भिन्नता कैसे पाई गई थी? तो कुछ शव ऐसे थे जिनको कुछ शव ऐसे थे जिनको कैसे बनाया गया था? पक्की ईंटों के चबूतरे में, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे थे जिनके संग आभूषण दफनाए गए थे, ठीक है, मनके दफनाए गए थे। और क्या दफनाया गया था? क्या कहते हैं, तांबे का दर्पण, ठीक है। ऐसे ही जो आम जनता होती थी, आम जनता के बारे में अगर बात करूं तो ये तो हो गया जो उच्च वर्ग था यानी शासकीय वर्ग, उसका पक्की ईंटों के बने चबूतरे में उन्हें दफनाया जाता था, उनके संग आभूषण मनके तांबे का दर्पण दफनाया गया, ठीक है। आम जनता में क्या होता था? आम जनता के पक्की चबूतरे के नहीं होते थे। इसके अलावा इनके दैनिक इस्तेमाल की चीजों को दफनाया जाता था। किसमें? शवाधान में। और क्या करता था? एक 1980 में उत्खनन के में मैंने बताया पुरुष की खोपड़ी मिली है, आभूषण मिले हैं, जैस्पर मिले, ठीक है, शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जो हमारे को बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता पाई जाती थी। आगे चलते हैं। देखिए विलासिता की वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? विलासिता की वस्तुएं मैंने अभी बताया आपको, फ्योन से बनी चीजें विलासिता की वस्तु, सोना, आभूषण, ईंट नहीं थी। ईंट तो एक मामूली चीज थी, विलासिता की वस्तुएं नहीं थी। विलासिता की वस्तुएं होती क्या है? ऐसी वस्तुएं, अब जैसे मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में 1 करोड़ रुपए का जो है वो झूमर लगवा लूं, तो उसका काम नहीं है कोई, वो काफी ज्यादा महंगा है, ठीक है, उसका काम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उस 1 करोड़ के झूमर का मैं प्रयोग करता रहूंगा या उस 1 करोड़ का झूमर लिए बगैर मेरा जीवन नहीं कटेगा। तो ऐसी वस्तुएं जो काफी ज्यादा महंगी होती हैं और जिसको मतलब आरामदायक वस्तु जो लग्जरी कहते हैं ना, वो सारी वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं। आगे चलते हैं। देखिए ये कुछ जो है वो फियांस का बना एक पात्र है, ये तांबे का दर्पण जो भी मैंने आपको बताया वो है। देखिए शिल्प उत्पादन के समय मनकों में छेद करने के उपकरण पाए। अब शिल्प उत्पादन क्या होता है? शिल्प उत्पादन क्या होता है? शिल्प उत्पादन, देखो शिल्प उत्पादन क्या होता है? मनके बनाने की विधि, मनके बनाने की विधि, मनके बनाने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं शिल्प उत्पादन। अच्छा, शिल्प उत्पादन किस धातुओं का यूज होता था शिल्प उत्पादन में? तो अलग अलग प्रकार के पत्थर, जैसे क्या कहते हैं, तांबा का यूज होता था सबसे पहले, तो तांबा, लोहा तो था नहीं इधर, तांबा और सोना, चांदी, इन चीजों का यूज होता था। अच्छा, पत्थर किस तरीके के यूज होते थे? पत्थर तो पत्थर जो होते थे वो सेल खड़ी, सबसे मुख्य पत्थर रहेगा उसमें सेल खड़ी, ठीक है। और क्या? कार्निलियन का पत्थर, कार्निलियन का पत्थर। और कौन सा पत्थर यूज होते थे? तो एक पत्थर आता जैस्पर का, और एक आता था लाजवर्द मणि, ठीक है। अच्छा, ये शिल्प उत्पादन। जैसे मन के बारे में बात हो, मन को का
आकार, किस आकार में बनाए जाते थे? आज देखते हैं ना मन के यानी मोतियां जिन्हें कहते हैं हम, मोतियां कई प्रकार के पाए जाते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ चौकोर होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो गोलाकार, गोलाकार, चक्राकार, चक्राकार, ढोलाकार, वर्गाकार, खंडित, खंडित यानी जिसका कोई आकार हो, इस तरीके से इनका आकार होता था। अच्छा, ये शिल्प उत्पादन जो है वो कहाँ कराया जाता था? शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन कहाँ कराया जाता था या कैसे कराया जाता? देखिए, एक होता था सबसे पहले सेल खड़ी, मैंने पत्थर लिखवाया यहाँ पर, ये रहा सेल खड़ी, ये काफी ज्यादा मुलायम पत्थर होता था। ये मुलायम पत्थर जब होता था तो इसको पीस लिया जाता था, पीस कर इसका लेप बना दिया जाता था, फिर इसमें रंग मिलाया जाता था, फिर इसे सांचे, सांचे में ढालने का मतलब होता है जैसे आकार दिया जाता था, आकार डाल देने के बाद इसे धूप में सुखाया जाता था, फिर भट्टा, भट्टा यानी ऐसा होता है ना जैसे ईंट, देखा है आपने ईंट जो पकती है भट्टे में, तो भट्टे में पकाकर इसे कठोर होता था, फिर इसकी घिसाई करी जाती थी, पॉलिश करी जाती थी, फिर उसमें छेद करे जाते थे, छेद करने के बाद उसकी माला बना दी जाती थी, इस तरीके से ये मन के बनाए जाते थे। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे में पूछा है कि शिल्प उत्पादन के समय मनकों में छेद करने के उपकरण किन शहरों में पाए गए हैं? ठीक है, तो चनुंदड़ों में भी पाए गए हैं, लोथल में भी पाए गए हैं और धोलावीरा, यानी 3 जगह, सभी में यानी चनुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा, तीनों स्थानों पर हमारे को काम क्या मिला है? छेद करने के उपकरण, छेद करने के उपकरण यानी मशीनें। आगे चलते हैं, देखिए, चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी वस्तुएं के निर्माण के लिए कौन से स्थल प्रसिद्ध थे? तो नागेश्वर और बालाकोट। क्यों थे ये? क्योंकि ये जो है वो समुद्री तट पर स्थित थे, समुद्री तट पर। अब समुद्री तट पर जो जब ये स्थित थे तो इनसे यहाँ पे क्या मिलता था? यहाँ पर मिलते थे शंख। अब जब शंख मिल जाएंगे तो उन शंखों का ही प्रयोग करके चूड़ियां, पच्चीकारियां और करछियां बनाई जाती थी। तो हम कह सकते हैं दोनों आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सीधा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, फर्स्ट और सेकंड बोथ। ये गलत है, फोर्थ वाला। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान। अब देखिए, मैंने बताया, अभी आपको बताया, जैसे मान लो आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने पर स्कूल की कैसे पहचान होती है? तो स्कूल की पहचान करने के लिए सीधा एक बोर्ड होगा आपकी क्लास में, ठीक है, बच्चों के लिए डेस्कें होंगी, चौक, टेबल, मार्कर, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो उससे हमारे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे स्कूल है। तो अच्छा, ऐसी ये मतलब हमारे को कैसे पता लगेगा? शिल्प उत्पादन केंद्र यानी फैक्ट्रियां, कैसे पता लग जाता था कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था या नहीं होता था? ठीक है, तो पुरातत्वविद क्या करते थे उसके लिए? कूड़ा करकट, कूड़ा करकट यानी देखिए होगा आपने, आपने कभी फैक्ट्री में गए होंगे, फैक्ट्री या फैक्ट्री इलाके में गए होंगे, तो वहां पे कूड़े में आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे कूड़ा जो है वो कैसा कूड़ा है, उस फैक्ट्री से रिलेटेड ही है, ठीक है, कच्चा माल मिलेगा उस इलाके में। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, औजार पाए जाएंगे, फैक्ट्रियों में तो औजार होते ही, ठीक है। आगे, पदार्थों के टुकड़े, आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो है वो खराब बन जाती है या फिर टूट जाती है बनने में, तो वो सारी चीजें भी मिलेंगी वहां पर। हल थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक है, तो नहीं देते क्या मतलब किस चीज पर वो ध्यान नहीं देते? तो हल पर ध्यान नहीं देते, हल थोड़ी ना मिलेंगे किसी भी फैक्ट्री में। आगे चलते हैं, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या है? देखिए, देवनागरी लिपि, ये तो हिंदी की लिपि है, पाली लिपि नहीं हो गई, प्राकृतिक लिपि नहीं हो गई, भावी चित्रात्मक लिपि। अच्छा, क्यों कह रहा हूं मैं इसे भावी चित्रात्मक? भावी चित्रात्मक लिपि इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें चित्र का प्रयोग होता है, चित्र का प्रयोग। इसी को हम रहस्यमय लिपि भी कहते हैं, रहस्यमय लिपि। क्यों कहते हैं इसे रहस्यमय लिपि? क्योंकि अभी तक इस लिपि, हड़प्पा लिपि को कोई भी साइंटिस्ट कह लो या फिर हिस्टोरियन कह लो, इतिहासकार कह लो, पढ़ने में असमर्थ रहा है, अभी तक ये पढ़ी नहीं गई, इसलिए हम इसे रहस्यमय लिपि या भावी चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पाए गए सबसे बड़े अभिलेख में चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 58 नहीं, 29 नहीं, 25 नहीं, 26 पाई गई है, ठीक है। परंतु सारे ही मतलब टोटल चिन्ह ये नहीं थे जैसे एबीसीडी में होते हैं, ठीक है, अक्षर तो 26 होते हैं, पर इसमें 26 नहीं थे, इसमें कितने रहे होंगे? 375 से लेकर 400 के बीच में चिन्हों की संख्या रही होगी। आगे चलते हैं, देखिए, क्या अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह पाए गए होंगे? तो मैंने अभी आपको बताया 250 से 300 के बीच में नहीं, 300 से 425 के बीच में नहीं, 375 से लेके 400 के बीच में, 500 से ज्यादा नहीं, तो इतने पाए गए हैं। कहां पर? अच्छा, इसका यूज कहां पर हुआ है? हड़प्पाई लिपि का इस्तेमाल। अच्छा, कहां कहां इसका इस्तेमाल हुआ है?
हड़प्पाई लिपि का इस्तेमाल किस किस इलाके में हुआ है? सबसे पहले, ठीक है, औजारों पर। दूसरा कहाँ हुआ है? अभिलेखों में। तीसरा कहाँ हुआ है? त्राम त्राम यानी तांबों के पत्तों पर, त्राम पत्र। इन चीजों पर जो है हड़प्पाई लिपि का यूज किया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पाई लिपि की विशेषता नहीं है? इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। अच्छा, अभी आप बताओ, अभी अब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसे बाएं से दाएं लिखते हैं, हम लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं। पर हड़प्पाई लिपि को ऐसे नहीं लिखा जाता था। हड़प्पाई लिपि को यहाँ से शुरू करके ऐसे लिखा जाता था, यहाँ से शुरू करके ऐसे। तो इसे दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं। सही कह रहा है, ठीक है। इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, ये भी सही है। मैंने भी आपको बताया कि हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है? नहीं, इसको दाएं से बाएं, है ना। और ये सभी, ये भी गलत हो गया। तो कौन कौन सी विशेषता नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है कौन सी? इसको जो है वो बाएं से दाएं लिखा जाता था, बल्कि इसको कैसे लिखा जाता था? इसको लिखा जाता था दाएं से बाएं। अच्छा, कैसे पता लगता है कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता? क्योंकि दाएं मतलब इसे राइट साइड में अक्षरों की जो मतलब बड़े होते थे, और जैसे जैसे यहाँ पर पेज कम पड़ता गया होगा तो यहाँ पर अक्षरों की जो लंबाई चौड़ाई है वो घटती गई होगी। इससे हमारे को पता लग जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो लिखा जाता था वो कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाई बाट प्रणाली, बाट प्रणाली यानी बट्टा, समझते हो ना, तराजू बट्टा जो होता है तोलने के लिए इसका यूज करते हैं, तो वही है। यह चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो सही कह रहा है। छोटे बाट का प्रयोग आभूषणों को तोलने में किया जाता था, ठीक है। यह धातु के बने हुए होते थे? नहीं, बाट जो है वो चट नामक पत्थर के बने होते थे, धातु के, ठीक है। और इनके जो धातु के बने पल्ले होते थे, पल्ले पल्ले यानी जो आपने देखा होगा ना तराजू के अंदर जिसमें बट्टे रखते हैं, वो पल्ले जो होते थे वो धातु के बने हुए होते थे। पर लेकिन क्या कहते हैं, जो बाट है वो धातु के नहीं बने होते थे। तो यही हमारा जो है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार निम्न में से किन देशों में से होता था? ओमान की सभ्यता से होता था, मिस्र की सभ्यता से होता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। यानी हम कह सकते हैं कि सभी से इनका व्यापार था। कैसे पता लगते हैं? देखिए, ओमान में पाए गए, क्या कहते हैं, ओमान में पाए गए हमारा जो क्या कहते हैं तांबा है, उसमें भी निकल के अंश है, और भारतीय तांबे में भी निकल के अंश है ना। मेसोपोटामिया से कैसा पता लगता है? क्योंकि मेसोपोटामिया के वासियों ने बताया कि हमारा जो हाजी पक्षी होगा वो मोर होगा, मोर को हमारा राष्ट्रीय पशु इन्होंने बताया। आगे चलते हैं। देखिए, हड़प्पाई सभ्यता में से कौन सी धातु कहाँ पाई जाती थी? कौन सी मणि कहाँ पाई जाती थी? तो लार्जवद मणि शुतोईगढ़ में पाई जाती थी, कार्लिनियन गुजरात में पाया जाता था, सीलखड़ी पत्थर राजस्थान और गुजरात में पाया जाता था, और धातुएं राजस्थान में पाई जाती थी। तो ये सभी सही है हर जगह। लार्जवद मणि ये भी एक तरीके का मणि या पत्थर ही है ना, जिसका यूज जो है मन के बनाने में होते थे, वो शुतोईगढ़ में पाए जाते थे। कार्लिनियन का पत्थर गुजरात में ही, सीलखड़ी जो है वो राजस्थान और है ना गुजरात में पाए जाते थे, और धातुएं राजस्थान में मिलती थी। यहाँ से ये जो है वो अपने शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल जो है वो क्या करते थे? उपलब्ध कराते थे, उपलब्ध कराने यानी प्राप्त करते थे इन इलाकों से। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं रहे होंगे? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, देखिए ये जो है वो भारत की प्राचीन सभ्यता थी, और ये जो है वो आगे चलकर पतन हो गया, पतन यानी एकदम नष्ट हो गई। तो उसका कुछ कारण रहे होंगे, किस कारणों की वजह से नष्ट हुई होगी? तो जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण माना जाता है। अभी तक हमारे को पक्का नहीं पता गया है या पता लग पाया है कि ये किस वजह से क्या होगा, खत्म हुई होगी, या क्या कारण रहे होंगे। पर हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए कई सारे इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने अनुमान लगाया कि क्या कारण रहे होंगे कि ये जो है वो पतन हो गया होगा, पतन यानी खत्म हो गई होगी। तो जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण रहा होगा, बाढ़ आना कारण बताया जाता है, वनों का नष्ट होना ये इसका नहीं कारण रहा है, ठीक है। और वनों का नष्ट होना भी एक कारण है, और आग लगना इसका कारण नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये। तो यही हमारा क्या कहते हैं लास्ट क्वेश्चन था। इसी के अनुसार हमारा जो है चैप्टर वो खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा, आपने बहुत सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता में जानी होगी। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्व रखता है। कई सारे एक नंबर के, आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई एक नंबर के पूछता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसे पढ़ें, नोट्स बनाएं, ठीक है। और आगे भी हम जो है वो इस कार्यक्रम को लगातार चलाते रहेंगे। अभी आपको हिस्ट्री के मिल रहे हैं, आगे चल के पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी, उनके भी क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके कराऊंगा, ठीक है। और ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें की टू सक्सेस पर। धन्यवाद।
शुक्रिया, जय हिंद।